आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2024 का सैंपल पेपर का सेक्शन डी और सेक्शन ए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन सी तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन डी और सेक्शन ई से। तो कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक। आप जल्दी से 100 लाइक करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, एक बात आपको कहना चाहते हैं, अगर आपको इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दो, क्योंकि आज से आपका यहाँ पर 2024 का सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप इसी वीडियो में कमेंट करके बताओ। इस वीडियो बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप कहोगे उसका सॉल्यूशन, और साथ ही साथ 2023 का सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। यानी कि ये पूरी सीरीज चली है सैंपल पेपर की। प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के सैंपल पेपर के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बता दो, अपनी प्रेजेंट ही लगा दो। तो शुरू करते हैं सेक्शन डी से। ये जो सेक्शन डी है, इस सेक्शन में आपको हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है 32 का जो पार्ट ए है, ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे दिए गए हैं। कहा जा रहा है इन इक्वेशन से ना आप ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास ना इस क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन है, ठीक है। हमें इन इक्वेशन से ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कैसे करेंगे? ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कुछ फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करते हैं वो समझो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं एक्स और वाई की, यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x और यहाँ पर हमने कर दिया y। ओके, हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना आप देख रहे हो x और y। आप अपने मन से कुछ भी x की वैल्यू ले लो और या फिर y की वैल्यू ले लो, किसी भी एक की वैल्यू आप अपने मन से ले लो। हम यहाँ पर कहते हैं कि हम पुट करने जा रहे हैं y इक्वल्स टू 0। हमने क्या कह दिया कि हम y की जगह पे हम 0 पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ पर ना देखो 2 इंटू 0 क्या होता है, 0, यानी कि x इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया तो हमें x क्या मिल गया है, यहाँ पर 3 मिल गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही हमें यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जैसे हमने y इक्वल्स टू 0 बोल दिया ना, वैसे ही आप x इक्वल्स टू 0 ले सकते हो, x इक्वल्स टू 1 ले सकते हो, y इक्वल्स टू 1 ले सकते हो। यहाँ पर हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू 3 माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो हमने क्या देखा कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y भी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई है ना, कितना सिंपल। अब हमने यहाँ पर ना देखो, जैसे ये टेबल बनाई है वैसे इसमें भी टेबल बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी टेबल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो x और y है। अब हम सोच रहे हैं कि y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर 2x है, 2x लिखा, 3 इंटू 0 क्या होता है, 0, 8 प्लस का इक्वल के इस साइड कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8। ये से कैंसिल, तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिला, -4 मिला। तो हमने क्या देखा कि जब हमने y 0 पुट किया ना तो हमें x क्या मिला है, -4 मिलेगा, यहाँ पर लिख दिया। अब ऐसे ही आप कुछ और वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू ले लो। इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर ना y इक्वल्स टू 2 लेने जा रहे हैं। y इक्वल्स टू 2 ले लिया तो यहाँ लिखा हमने 2x माइनस ये हो गया 3, y की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 8 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x, 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 6, वो भी माइनस का 6, -6 प्लस 8 कर दोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 2। प्लस का 2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इससे ये कैंसिल हो गया तो हमें x क्या मिल गया, -1 मिल गया। हमें यहाँ पर x की वैल्यू -1 मिल चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया था, हमने y इक्वल्स टू 2 पुट किया था। तो हमने क्या देखा,
जब हमने y की जगह में 2 पुट किया तो हमें x मिल गया -1। देखो, अब यहाँ पर ना 2 कन्फ्यूज़न होती हैं। क्या हमारे हर एक क्वेश्चन सिर्फ़ 2 पॉइंट लेने से ही सॉल्व हो जाएँगे? नहीं। देखो 10 में से ना 8 क्वेश्चन या फिर बोलो 10 में से या फिर 20 में से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि वो क्वेश्चन आपके 2 पॉइंट से सॉल्व हो सकते हैं, बट बाकी बचे हुए क्वेश्चन 2 पॉइंट से नहीं सॉल्व होते, नहीं रिप्रेजेंट हो पाते हैं ग्राफ में। उस केस में हमें 3 लेना पड़ेगा। आप कहोगे कि कैसे पहचाने सर? भैया कैसे पहचाने कि 3 पॉइंट लेके सॉल्व करें या 2 पॉइंट लेके सॉल्व करें? तो आप हर एक क्वेश्चन को ना 3-3 पॉइंट्स फाइंड करके सॉल्व किया करो, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? चलो, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ में वो देखो। यहाँ पर हम देख पा रहे 3 और 0 है, यहाँ पर 1 है, 1 है। हमने देखा जो हमारा x है वो 3 है, y हमारा क्या है 0 है, तो हमारा ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया है 3, 0 मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो x 1 है, y 1 है, तो हमारा x 1 ये हो गया, y 1 ये हो गया, ये हमारा कहीं इस पॉइंट में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 1। अब इसे हम लोग एक लाइन बना देते हैं, ठीक है? इस इक्वेशन से हमारी ये लाइन बन गई। ओके, सो यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर कैसे बना सकते हैं 3 और 2, 1 2 है ना, कुछ ऐसे बनेगी हमारी लाइन जाके। यहाँ कहीं बन रही ना ऐसे। चलो देखते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब जैसे ही हमने ये लाइन बनाई यानी कि ये वाला काम हो गया। अब इस पे आ जाओ। यहाँ पर -4 और 0 है। -4 हमारे पास ये है, 0 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास -4, 0। जो दूसरा पॉइंट है वो है -1 और 2। -1 ये हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा हमारे पास ये। तो ये पॉइंट मिलेंगे कहाँ जाके, इस पॉइंट में मिल जाएगा यहाँ पर कहीं। तो ये हो गया हमारे पास -1, 2। अब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों को मिला देते हैं। तो हमने यहाँ पर मिला दिया। जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो पॉइंट टू पॉइंट आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, ठीक है? चलो ये देखो। अब हमने देखा क्या कि हमारा जो ये दोनों लाइन आपस में किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये -1, 2 इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा x है वो -1 है और जो हमारा y है ये हो जाएगा हमारा 2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के ए पार्ट का हमारा सोल्यूशन। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बताओ, ये आपको फ्री के 5 नंबर दे के जा रहा। अब इसमें कुछ खास ऐसा था कि आप ना कर पा रहे हो? बताओ, है ना? कुछ भी ऐसा नहीं कि आप ना कर पाओ। बहुत आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से समझ में आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 32 का बी पार्ट। द प्लेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the car travel in the same direction at different speed, they made in 9 hours. If they travel toward each other with the same speed as before they meet in an hour, what is the speed of the two car? देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास 2 कार है। चलो इसको ऐसे समझते हैं, इसको सोल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन 32 पार्ट बी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास 2 कार है, एक का नाम ए रख दो, ठीक है, दूसरे का नाम बी रख दो। ये ए बी जो कार है इनकी जो डिस्टेंस है ना 180 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कार यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, बी कार यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, और 9 घंटे बाद दोनों ही कार कहीं और जाके मिल गए। मान लो इस पॉइंट में जाके वो कार मिली, ठीक है। ये पॉइंट सी हम बोल दे रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी हमारे पास 2 कार है, ठीक है, उन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस क्या है 180 किलोमीटर, यानी कि x माइनस एक्स बोलो या फिर ए बोलो, a माइनस बी इक्वल टू है 180। इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, डिस्टेंस का जो डिफरेंस है 180 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 घंटे बाद ये कार किसी और पॉइंट में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इनकी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो कार है वो किस स्पीड से चल रही है। जाहिर सी बात है जो ए कार होगी वो बी कार से ज़्यादा स्पीड से चल रही होगी, तभी तो कुछ टाइम बाद जाके मिल रही है ना। ये बात समझ में आ रहा है? तो चलो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार यहाँ कर देते हैं कार ए।
ए कार की जो स्पीड है ना, उसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं क्या, उसको लेट कर लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आर, ये कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने लेट कर लिया स्पीड ऑफ कार बी कार की स्पीड को हमने लेट क्या कर लिया, हमने वाई किलोमीटर पर आर स्पीड को हमने लेट कर लिया। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता लगाना है कि भैया जो ए कार है ना, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इस पॉइंट में आने में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहाँ कर दिया कार ए कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, देखो 9 घंटे बाद वो लोग मिल रहे होंगे ना, तो क्या करेंगे 9 इंटू एक्स किलोमीटर पर आवर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x। ये हमें दे देगा क्या, डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस कवर बाय कार बी, ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा y। ये बात समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी हमारे पास, जो स्पीड होगी और जो हमारा टाइम होगा, टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस। बस डिस्टेंस हमें मिल गया। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी क्या है x, टाइम है हमारे पास 9 इंटू एक्स क्या हो गया 9x, हमें मिल गई डिस्टेंस। ऐसे हमने y की डिस्टेंस निकाली, मतलब कार b की डिस्टेंस निकाल ली। अब हमें क्या पता था भैया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना कार a और b का, वो कितना है 180 किलोमीटर का है। तो यहाँ लिख देते हैं 9x माइनस 9y इक्वल टू 180। डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया है, ठीक है 180 किलोमीटर। इसमें से 9 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 180। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 से x माइनस वाई इक्वल टू हो गया हमारे पास 20। ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई, हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर 20 मिल गया। अब इसको ना पहली इक्वेशन बोल के यहीं पर छोड़ दो। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारी दो कार हैं ए और बी वाली, वो आपस में मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर ये कार ए इधर से चल रही है, ये कार बी हमारी इधर से चल रही है, और इस पॉइंट में आगे कहीं मिल रही है, यही क्वेश्चन ने कहा था। तो अब यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय कार ए। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 1 घंटे बाद जो हमारी कार है ना, वो आपस में आके मिल रही है। डिस्टेंस कवर बाय कार ए एन, यहाँ कर देते हैं हम 1 आर। 1 घंटे बाद मिल रही है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1x, ये सॉरी सीधा तो बोलो x, ठीक है। और ऐसे डिस्टेंस कवर बाय कार बी इन 1 आर इक्वल टू हो जाएगा y। ये बात समझ में आ रही, फिर समझो। देखो क्वेश्चन ने हमसे दो बात कही थी। पहली बात थी भैया कि हमारी जो कार है वो एक इधर से जा रही है, दूसरी इधर जा रही है। दूसरी बात में क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों ही कार 1 घंटे बाद एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ऐसे मिल रही जाके 1 घंटे बाद किसी पॉइंट में जाके मिल रहे हैं। तो हम लोग अब दूसरे वाले को कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि अगर ये 1 घंटे बाद मिल रहे हैं तो उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो भैया फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस टाइम इंटू स्पीड। टाइम हमें पता है क्या, बताओ, हाँ 1 घंटा है। स्पीड हमने क्या माना है x, तो यहाँ पर हो गया x, 1 इंटू एक्स क्या होता है x होता है, ये हो गया x। वैसे यहाँ पर y निकाल लिया। बी कार की हमने डिस्टेंस कवर कितने किया वो निकाल लिया। ये बात क्लियर समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था भाई, कि इन दोनों कार एक साथ चल रही हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया हमारे पास 180। इसको बोल देंगे ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ कर दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने यहाँ कर दिया इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अगर अगर हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ पर ना हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई है। देखो हमने क्या किया, y को उठाया इधर भेज दिया। तो अगर हम लोग इस x की वैल्यू को ले और इस जगह में पुट कर दे और सॉल्व करें तो हमें सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करने जा रहे हैं यहाँ पर ये x की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 180 माइनस वाई, ये माइनस वाई पहले से ही है,
इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 है, 180 लिखा, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2y। ठीक है, ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस होगा बट साइन रहेगा माइनस का, -2y, ये इधर चला जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, ये इधर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू हो गया y, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 80। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 80 मिल गई। हमें अब y की वैल्यू 80 मिल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो, आपको x मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, यानी कि 180 माइनस 80 इक्वल्स टू हो गया 100। हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल चुकी है 100 मिल गई। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भाई हमें ये बताना है कि हमारी जो कार है किस स्पीड से चल रही है। तो एक कार हमारी x की स्पीड 100 की स्पीड से चल रही है, दूसरी कार हमारी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यही हमें सॉल्व करके बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का बी का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 32 समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ BC ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन that a circle is inscribed in triangle ABC touching the side AB, BC and CA at RP and Q respectively, and AB equals to 10 cm, equals to 7 cm and CQ equals to 5 cm। यहाँ पर जो क्वेश्चन 33 है ये आपको एक क्वेश्चन लग रहा होगा बट ये है दो क्वेश्चन। कैसे? आप यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पढ़ो। पहले तो कह रहा प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रूव करो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट बनती है उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। इस फिगर में आ जाओ, इस फिगर से समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आर ए क्या है, एक टेंजेंट है, ए क्यू हमारा क्या है, ये दूसरी टेंजेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये ए है ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो ये टेंजेंट बनी और ये हमारी जो टेंजेंट बनी, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करो। समझ गए? इतने में हमें ये करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग अबव रिजल्ट, इस रिजल्ट का, इसको प्रूव करने में जो रिजल्ट आया उसका यूज करके आप जो BC देख रहे हो ना, BC साइड ये वाली, ये BC साइड देख रही है ना, BC साइड, इस BC साइड की लेंथ फाइंड करो। तो पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, उसके बाद हमें BC की लेंथ फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो देखो। देखो यार, इसको प्रूफ करने के लिए ना हमने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है और यहाँ पर कुछ पहले से लिख दिया है। हमने यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि ये सब लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमने पहले से लिख दिया। देखो ये फिगर कैसे बन रहा है, ये देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट बनाया है P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक हमारी टेंजेंट जा रही है जिसे हम लोग बोलेंगे AP, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी दूसरी टेंजेंट जा रही है जो कि हो गई BP। टेंजेंट का मतलब समझते हो कि भैया सर्कल को टच करते हुए जो लाइन जाती है बाहर की तरफ वो हमारी टेंजेंट होती है। सर्कल को टच करी इस पॉइंट में, ये लाइन जा रही है, हमारी टेंजेंट है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर ना सर्कल के सेंटर से हमारी रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है, यहाँ पर भी सर्कल के सेंटर से ये रेडियस हमारी टेंजेंट को टच कर रही है। हमें पता है, ये बात रखना, याद रखना, हमें ये बात पता है कि जब कभी भी टेंजेंट और रेडियस आपस में टच करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना देता है, 90 डिग्री का एंगल बना देगा। इतनी बात क्लियर? ये बात समझ में आ गई। हमें जो प्रूफ करना था वो हमने लिख दिया। भैया ये जो साइड है ये आपस में इक्वल है, ये टेंजेंट PA और PB, ये हमने लिख दिया। हमने लिखा है लेट PA एंड PB आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर हो, और कुछ खास इसमें हमने लिखा नहीं है। अब देखो, अब इसका सोल्यूशन को समझो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें इसे और इसे आपस में इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, और फिर इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। इन दोनों ही ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ कर देंगे। हमें पता है कि जब कभी भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी साइडें आपस में इक्वल होते हैं। तो इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो चलो अब हम लोग लेने वाले हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने इन, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल PAO, यहाँ कर दिया एंड, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल POB। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए। अब हमने देखा इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि भैया OB ये हमारी रेडियस है जो कि इस ट्रायंगल में आ रही है, OA ये हमारी रेडियस है जो कि इस ट्रायंगल में आ रही है। दोनों ही हमारे पास OA और OB आपस में इक्वल हो रही हैं, तो हमने लिख दिया OB इक्वल्स टू OA, दोनों हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब देखो
इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल हमने कर दिया पी बी ओ इक्वल्स टू एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल पी ए ओ, ये दोनों ही हमारे क्या है 90 ईच। कितनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमने देखा कि भैया ये साइड और ये एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, और हम यहाँ पर नोटिस करें कि जो पी ओ है ना ये दोनों में आ रही है। इस ट्रायंगल की बात करें इसमें भी पी ओ है, इस वाले ट्रायंगल की बात करें इसमें भी ये पी ओ आ रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं पी ओ इक्वल्स टू पी ओ, ये है कॉमन, ये क्या है हमारी कॉमन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल पी ए ओ हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ट्रायंगल पी ओ बी से। ये बात क्लियर हो गई। बाई साइड एंगल साइड से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, इतनी बात क्लियर। देखो जब हमारे कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपीसीटी से उनकी जो साइडें होती है वो आपस में इक्वल हो जाती है। तो हम लोग बोल देंगे कि जो पीबी हमारे पास साइड दिख रही है इस ट्रायंगल की और जो पीए हमें साइड दिख रही है ये दोनों आपस में इक्वल हैं बाय सीपीसीटी। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो हम लोग बोल सकते हैं पी बी इक्वल्स टू पी ए। क्लियर हो गया कि यहाँ पर तो हम लोग समझ गए भैया हमें ये प्रूफ करना था और हमने यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखा दिया। हेंस यहाँ लिख देते हैं हेंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ कर दिया हमने एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 33 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब अगले में आ जाते हैं। देखो अगले में आने के लिए हम लोग यहाँ पर ना जो फिगर हमारे पास बना हुआ है उसको बना देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास सर्कल, ठीक है, इसके अंदर हो गया हमारे पास एक टेंजेंट, ये हो गया ओके, यहाँ पर सॉरी ये है ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या था सर्कल था। नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास आर क्यू बी पी और ये था हमारे पास सी। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या क्या कहा है कि बीसी जो साइड दिख रही है इसे फाइंड करो। ठीक है, हमें जो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ए बी गिवन है। ए बी इक्वल्स टू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ए क्यू हमारे पास है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और सी क्यू यहाँ पर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई, सारी साइडें हमें यहाँ पर गिवन है। अब देखो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, मतलब इसी के फर्स्ट वाले पार्ट में क्या किया था, हमने देखा था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती हैं वो आपस में क्या होती हैं इक्वल होते हैं। तो बी हमारी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक ये टेंजेंट बनी एक ये टेंजेंट बनी। सी हमारी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये बनी दूसरी टेंजेंट ये बन गई। ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये बना दूसरा टेंजेंट ये बना। अब देखो ए बी हमारे पास कहाँ है, ये ए है ये बी, यानी कि ये पूरा कितना है 10, ये लिख दिया। ए क्यू हमारे पास ये है, ये पूरा ए क्यू सिर्फ इतना पड़ ये कितना है 7 सेंटीमीटर। सी क्यू ये पूरा हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब देखो कितना इजीली हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं पहले, यहाँ लिखेंगे हम लोग टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल यहाँ पर हो गया हमारे पास पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, हमें ये बताना पड़ेगा। अब देखो भैया ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही, तो हम लोग बोल सकते हैं जो बी आर है हमारा वो बराबर है बी पी के। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो सी पी है ये बराबर है सी क्यू के। फिर से देखो ए हमारा ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए आर है ये बराबर है ए क्यू से। अब समझना यहाँ पर ए क्यू हमारे पास क्या है 7 है, ए क्यू हमारा 7 है, यहाँ लिख देते हैं ए क्यू हमारा 7 है, तो ए आर क्या हो जाएगा
ए आर, ये भी तो हमारा 7 हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 7। ठीक है, यहाँ पर 7 लिख दिया। ये पूरी हमारी क्या थी, बी ए या फिर बोलो ए बी। ए बी हमारे पास क्या था, 10 था। अब ए बी हमारा बन कैसे रहा था, ए आर प्लस आर ए से। तो ए बी इक्वल्स टू ए आर प्लस यहाँ कर दिया हमने आर ए। ए बी पूरा हमारा 10 था, ए आर हमारे पास क्या है, 7 है, और आर ए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं बी आर बी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर बी। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3। तो हमें यहाँ पर आर बी कितना मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया, हमें ये 3 मिल गया। देखो आर बी 3 मिला, देखो यहाँ पर आर बी हमारा 3 है, तो बी पी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया हमारा आर बी अगर 3 है तो हमारे पास जो बी पी है ना वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर क्यू सी हमारा 5 है, तो भाई पी सी भी तो 5 होगा। यहाँ लिख देते हैं क्यू सी अगर हमारा 5 है, क्यू सी अगर 5 है तो पी सी भी हमारा क्या होगा, 5 होगा। हमें बी सी फाइंड करना था, तो यहाँ पर देखो बी सी हमारा क्या हो गया, बी सी इक्वल्स टू 5 और 3 8 हो गया। बस हमें यही फाइंड करके बताना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो टाइम कंज्यूम ज़रूर हो रहा है, बट यहाँ पर ना हम आपको हर एक चीज़ बेसिक से बता रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर कहीं कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन 34, अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ सेम हाइट from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the boy at an instant of 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduced to 30 degree if the speed of the wind is 3 meter per second. Then find the height of the balloon from the ground. देखो जो क्वेश्चन 34 है ये क्या कह रहा है कि भाई एक लड़का खड़ा हुआ है ग्राउंड में, ठीक है, और हवा में बैलून जा रहा है। उसने बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना ना वो 60 डिग्री का बना। फिर 12 सेकंड बाद, भाई हवा में बैलून है तो वो उड़ेगा, आगे की ओर चला गया। 12 सेकंड बाद जब वो गया तो फिर से उस लड़के ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 30 डिग्री का, 30 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ये बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बैलून की हाइट कितनी है ये हमें बताने। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसका हम लोग फिगर बनाएंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। यहाँ लिख देते हैं, ये बना देते हैं, ये है चिंटू। ये चिंटू भाई साहब है, ये ना हवा में उड़ते हुए बैलून को देखते हैं। इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बैलून उड़ रहा है, ठीक है, ये उड़ा। फिर 12 सेकंड बाद ये बैलून यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी आंखों के लेवल से हमें देखना है। यहाँ पर इसने अपने आंखों के लेवल से ये बैलून को देखा तो यहाँ पर जो एंगल बना ना पहली बार, ये बन रहा है 60 डिग्री का। कितना बन रहा है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का। फिर 12 सेकंड बाद जो बैलून यहाँ पहुंच गया, फिर से इसने देखा बैलून को, तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ इस बैलून से ग्राउंड लेवल तक की हाइट कितनी होगी। हमें यहाँ पर हाइट बताना है। क्या बताना है, हाइट। देखो ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड में ये चिंटू खड़ा है, इसने अपनी आंखों से पहले बैलून को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना। फिर 12 सेकंड के बाद जब बैलून हमारा यहाँ पहुंच गया, तब फिर से उसने बैलून को देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये आपको हाइट दिख रही है ना, ये हाइट आपको फाइंड करके बताने हैं, ठीक है। हमें पता है, क्वेश्चन ने बताया कि इसकी जो हाइट है 1.35 मीटर है यहाँ पर चिंटू की। तो भाई साहब हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है, हमें अब फाइंड क्या करनी है, सिर्फ इतनी हाइट। अगर हमने इतनी हाइट फाइंड कर ली और इस हाइट को इसमें ऐड कर दिया तो हमें ग्राउंड से लेकर बैलून तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी, या फिर बोलो हाइट पता चल जाएगी। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देखो। चलो आते हैं सोल्यूशन पे। क्वेश्चन है 34, इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि भाई साहब बैलून हमारा यहाँ था, ठीक है। फिर उसके बाद 12 सेकंड बाद हमारा बैलून कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर चला गया।
क्वेश्चन ने हमें बताया था कि जो हमारी विंड है ना उसकी स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून। ठीक है, इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद उसने देखा, तो इसका मतलब हो रहा है 12 सेकेंड बाद बैलून हमारा यहाँ पर पहुंचा। तो हम लोग देखेंगे कि 12 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक कितनी उसने दूरी कवर की, यानी कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 12, क्या हो गया हमारे पास 12, तो यहाँ पर हो गया 36। तो हमें पता चल गया कि 36 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर कर ली। ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, नेमिंग अगर करना चाहो तो यहाँ पर लिख दो ए, ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, इसको बोल देते हैं ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एफ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास टी। ये बात क्लियर है। तो डिस्टेंस हमें मिल गई बैलून की, कितनी है 36 मीटर हो गई है। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर आ जाते हैं जी, इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी जी। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें ये एंगल पता है 60 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो बीजी साइड है ये, और हमारे पास यहाँ पर जो एजी है ये, इन दोनों को हम लोग लेंगे। तो अगर इस साइड को लेते हैं और इस साइड को लेंगे तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 हाँ 60 डिग्री का 1060 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बीजी अपॉन एजी। देखो ये तो आता ही है, अगर नहीं आता है, बेसिक इसके नहीं क्लियर है, तो आप जाओ पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका सोल्यूशन देखो जाके। आप यूट्यूब में सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री बाय राजमित, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। एक ही वीडियो में 1 घंटे के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ जाएगी, बेसिक से हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, रूट 1060 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री इक्वल्स टू, देखो ये हाइट और ये हाइट सेम ही होगी ना, इसको हम अभी h मान लेते हैं, हमें पता नहीं अभी कुछ, तो इसे h मान लेते हैं, ये भी हमारा h है। तो यहाँ पर bg की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, h लिख देते हैं। ag हमें पता है, ये ag वो वाले ag नहीं है, ये ag है ये साइड। ठीक है, ये ag हमें पता है नहीं, तो इसे हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन x, और यहाँ पर हम लोग x को इधर भेज देंगे, तो रूट 3 इक्वल्स टू हमें h मिल जाएगा। h इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, रूट 3। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे हमने ये वाला ट्रायंगल लिया ना, अब वैसे हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए सी एफ वाला। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए, ये हो गया सी और ये हो गया हमारे पास एफ। ए सी एफ ट्रायंगल में हमने लिखा 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 डिग्री। 1030 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी एफ अपॉन ए एफ। सी एफ हमारे पास हमें पता है कितना है, यहाँ पर आप बताओ, नहीं। तो सी एफ को हमने क्या मान रखा है, एच। तो यहाँ पर अच्छा लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, सी एफ हो गया हमारा एच। ए एफ हमारे पास क्या है, ए एफ हमें पता है, ये पूरा ए एफ, ये पूरा हमें पता है नहीं। देखो यहाँ पर ना हमें एक्स पता है, बट ये जी एफ आपको पता है कितनी डिस्टेंस है, हाँ ये हमें पता है। आप कहोगे नहीं ये तो नहीं पता, अभी बताते हैं। देखो हमने क्या देखा था, बैलून से लेकर इस बैलून तक की डिस्टेंस अभी कितनी निकाली थी, 30। अगर 36, अगर ये 36 है तो जनाब ये भी हमारा क्या होगा, 36 हो जाएगा। तो x प्लस 36, तो यहाँ कर दिया x प्लस, ये हो गया 36। यहाँ पर 1030 इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ कर दिया 1/√, ये हो गया 3। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 36/√3 हो गया, इक्वल्स टू हो गया h। ये हो गया हमारे पास h। देखो यहाँ पर h हमें मिला है, ये यहाँ पर h मिला है हमें √3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं ये दूसरी इक्वेशन है, इसको बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 36 बाई, ये हो गया हमारे पास √3। ये जो h है, इस h की जगह पे हमने लिख दिया है √3। ठीक है, तो √3 सॉरी, ये x भी तो इधर आएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ये हो गया x। ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास x। तो x प्लस आ गया हमारे पास 36, यहाँ पर x हमारा प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 36 इक्वल्स टू 3x माइनस x। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x, यहाँ पर हो गया 36,
ये से कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। तो हमें x क्या मिल गया है, 18 मिल गया। ठीक है, हमने क्या फाइंड कर लिया, x 18। अब हम लोग h को फाइंड करेंगे, कैसे, x की जगह में h को पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास h। x की जगह पे 18 हो जाएगा, √3 इंटू हम लोग कर देंगे 18 इक्वल्स टू h। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 18। देखो √3 की जगह पे लिखेंगे 1.73 वैल्यू हम लोग ले लेंगे, इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास h। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.14 मीटर, और ये हो गया हमारे पास h। ठीक है, हमें यहाँ पर h मिल गया हाइट, हमें हाइट फाइंड करनी थी, हमने यहाँ पर हाइट फाइंड कर ली। बट यहाँ पर देखो h आया क्या है, सिर्फ इतनी आई है हाइट, इतनी। हमें तो ग्राउंड तक की चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्राउंड तक की चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1.35, तो हमें पूरी ग्राउंड लेवल तक की, बैलून से लेकर ग्राउंड की हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ, यहाँ कर दिया बैलून फ्रॉम, यहाँ पर हो गया ग्राउंड। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 31.14 प्लस 1.35। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32.49। ये हो गया हमारे पास मीटर। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था इस क्वेश्चन में, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 34 समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 35, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, इस डेटा की हेल्प से हमें मीन और मीडियन को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, बहुत सिंपल आसान है। देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मीन को फाइंड करेंगे, और मीन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। देखो मीन को ना हम लोग कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हम अभी एक और जो तरीका होगा वो भी बताएंगे, बट उस वाले तरीके में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इसमें कैलकुलेशन ना के बराबर है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है भाई, इन जो क्लास होती है ना, क्लास का सम डिवाइड बाई 2। 85 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 175, और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 87.5। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 92.5। अब देखो सभी में इन दोनों में 5 का गैप है, तो 5 5 ऐड करते जाओ, 97.5। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 102.5, यहाँ पर हो गया 107, यहाँ पर हो गया 0.5, यहाँ पर हो गया 112, और यहाँ पर हो गया 0.5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है यू आई। यू आई कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन एच करते हैं। अब एक्स क्या है, ए क्या है, एच क्या है, वो देखो। देखो जो ए होता है ना, वो क्या होता है, इसमें से किसी भी एक को हम लोग ए मान लेते हैं। एक्स आई में किसी भी एक वैल्यू को ए मान लेते हैं, हम इसको ए मानेंगे, तो ये हो गया 102.5। अब यहाँ पर h क्या होता है, h होता है हमारे पास क्लास के बीच का डिफरेंस। देखो सभी का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 5। ओके, अब यहाँ पर x क्या होगा, x ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू माइनस 102.5 डिवाइड बाई 5 -3 मिल जाएगा। फिर से x में ये वैल्यू आई, फिर यहाँ पर -a किया, डिवाइड बाई 5 किया, तो ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर एफ आई और यू आई दिख रहा है आपको। एफ आई यू आई कैसे फाइंड करोगे, ये एफ आई है, यू आई है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर -45, यहाँ पर हो गया -44, ये हो जाएगा हमारे पास -20, 0, ये हो गया फिर से हमारे पास 20, यहाँ पर हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो गया एफ आई यू आई। अब बस हमें वैल्यू को उठाना है, पुट कर देना। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, यानी कि हमें इसका क्या कर देना है, सम कर देना है। सम करोगे तो -39 मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है समीशन ऑफ एफ आई, जो एफ आई ये दिख रहा है ना, इसका जब सम करोगे तो आपको मिलेगा 120। बस वैल्यू को पुट करो। ए हमारे पास क्या है, ए है 102.5, 102.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई है माइनस का 39, -39 कर दो, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास एफ आई यू आई, सॉरी एफ आई जो कि है 120 इंटू एच, एच हो गया 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 100.87। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देख लेना।
ये होगा आंसर आपका। देखो कैलकुलेशन यार खुद से करो, यहाँ पर कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएंगे, आप खुद से कर सकते हो और आप जितनी ज़्यादा करोगे ना उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा मेन। अब हमें फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में एफ इनटू हो गया हमारे पास एच। हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो एल दिख रहा है ना आपको, ये एल, एल क्या है, n/2 क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, ये देखते हैं। देखो एच तो पता है 5 है, सबसे पहले हम लोग सी एफ देखते हैं कि भैया सी एफ है क्या। सी एफ यहाँ पर हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हमने लिखा सी एफ। सी एफ फाइंड करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखो जो एफ आई दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15, 15 लिखो। अब इस 15 को 22 से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 37। ये आ गया। 37 को ऐड करो 20 से, कितना आ जाएगा, 57। 57 को 18 से ऐड करो, 75। 75 को 20 से 95। 95 को 25 से 120। ये मिल गया हमें, क्लियर हो गया। ये हो गया सी एफ। सी एफ मिल गया। चलो अब हमें करना क्या, हमें सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना है n/2। ये n/2 क्या होता है, सबसे पहले हम लोग n को देख लेते हैं। n क्या होता है, n होता है सी एफ का जो लास्ट टर्म दिख रहा है ना वो, या फिर बोलो एफ आई का जो टोटल है ना वो n है। n हो गया हमारे पास 120। यहाँ पर बाई 2 करना है, बाई 2 कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 60 मिल जाएगा। अब 60 देखो हमारा कहाँ पर आएगा सी एफ में, आप देख रहे हो 15 है, 37 है, क्या 37 में 60 आएगा, नहीं ये तो बहुत छोटा है। 57 में आएगा, नहीं ये भी छोटा है। 75, हाँ इसमें आएगा, क्योंकि भैया 75 50 60 से बड़ा है ना। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 60। बट हम सी एफ उसे बोलेंगे जहां पर आ रहा होगा उससे ऊपर वाले नंबर को, यानी कि इसे बोलेंगे सी एफ। तो सी एफ हमें मिल गया 57। अब यहाँ पर एल क्या है, एफ क्या है, एच क्या है। एच तो पता है, एफ देखते हैं। देखो यहाँ पर ना आप देखो सबसे पहले एल, तो एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट आपको कहाँ दिख रही है, ये नंबर आया था, इसके सामने आप जाओगे तो एल आपको दिखेगा यहाँ पर, ये हो गया एल। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ये होता है हमारा एफ आई, यानी कि एफ एफ बोले या फिर एफ आई बोलो, एक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। बस वैल्यू को पुट करो। हमेशा याद रखो जो भी हमारा n/2 आता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं सी एफ से, देखेंगे कहाँ पर लाई करेगा। जैसे 75 में आ रहा है तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा सी एफ, और इसके सामने जो भी क्लास होगी हमारी वो हो जाएगी लोअर क्लास, ये हो जाएगी अपर क्लास, और ये हो जाएगी हमारे पास एफ आई। बस यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस n/2 है हमारे पास 60 माइनस सी एफ है हमारे पास 18, एफ है हमारे पास सी एफ, सॉरी सी एफ है हमारे पास 57 और ये हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू हो गया एच, एच हो जाएगा हमारे पास 5। ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर आ जाओ 100 माइनस नहीं हो जाएगा प्लस का 3/18 इंटू 5, 5 से कर दो, सॉरी 3 से कर दो, 3 6 18 कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100.83। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा सोल्यूशन। ये तो हो गया हमारे पास सोल्यूशन जिसमें हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी है। बट एक और सोल्यूशन देखो 35 का, इस वाले में ना हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको यहाँ पर मीडियन या फिर मीन फाइंड करना है तो आप देख पा रहे हो फॉर्मूला हम लोग क्या लगा रहे हैं, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना क्यों थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि अगर जब आप एफ आई इंटू एक्स आई करोगे ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने बैठोगे भाई कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, कहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे, एक भी कहीं गलत हो गया ना धोखे से तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं अगर लग रहा है तो, ठीक है। दोनों हमने करके दिखा दिए, कोई भी भाई आपको कहीं भी इस तरीके से सोल्यूशन नहीं देगा पूरी यूट्यूब में,
कि आपको हर एक क्वेश्चन को 2-2 तरीके से करा के दिखा रहा है, कुछ कर रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो भाई जितना हो सके। अब यहाँ पर 35 का हमारा ए पार्ट हो गया, अब आते हैं इसी के बी पार्ट में। अब 35 के बी पार्ट में आ जाओ। ये कह रहा है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इज 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। यहाँ पर हमें मंथली एक्सपेंडिचर दिया है, नंबर ऑफ फैमिली दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ फैमिली है वो टोटल 200 है, यानी कि जो आपके पास एफ आई है इसका जो सम है वो है 200। आगे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मीन फाइंड करना। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई को फाइंड करेंगे, फिर यू आई और एफ आई को फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर देखो क्या है ना, एफ आई है। हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आप यहाँ पर एक्स फाइंड करो, एक्स है क्या। यहाँ पर देख पा रहे हो ये है एक्स। अगर हम इन सभी का टोटल करते हैं तो टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 172 प्लस एक्स मिलेगा। आप ऐड करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास जो फैमिली है वो टोटल है 200। यही तो हमारी फैमिली थी, इसका जो टोटल है वो 200 है, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 200। 172 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 है। फिर से समझो, क्वेश्चन ने कहा इसका जो टोटल है ना, इसको हटा देते हैं, इसका जो टोटल है ना वो 200 फैमिली है, टोटल 200 फैमिली है, ये क्वेश्चन ने हमसे कहा है। अगर हम लोग इसका सम करते हैं तो सम करने में हमें क्या मिलेगा, 172 प्लस एक्स। अब टोटल कितना था, 200 था, तो इक्वल्स टू 2 कर दिया। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 200 माइनस 172 और यहाँ पर आ जाएगा 28। हमें ये मिल गया एक्स। एक्स हमें क्या मिल चुका है, 28, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग 28 अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग फाइंड करते हैं एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड करोगे भाई, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 2500। 2500 का हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1250, तो 1250। ऐसे इसमें करो तो ये 2 है, 3 है, 35 है, 35 का आधा कर दो तो 1750 आ जाएगा। ऐसे ही सब में करते चले जाओ। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, 500 का है ना। अब क्या करो, इसमें ही 500 ऐड कर दो, फिर करते चले जाओ, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 500 ऐड करोगे तो 22, 50 ये मिल गया। यहाँ पर हो जाएगा 27, 50 ये मिल गया। यहाँ पर हो गया 32, ये हो गया हमारे पास 50, 37 ये हो गया हमारे पास 50, 37 ठीक है, 42 ये हो गया 50 और 57 सॉरी 47 जो भी बोलते हैं ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कहाँ पर है, देखो एफ आई ये है और यू आई कहाँ है, यू आई तो है नहीं, तो हम लोग एफ आई और एक्स आई लिख लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। अब देखो इसकी ना अगर कैलकुलेशन हम लोग करने बैठेंगे तो बहुत हो जाएगी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह थे। अगर हम लोग इसमें यू आई एफ आई निकालें, देखो यू आई एफ आई इंटू यू आई निकालें, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। बट अगर कैलकुलेशन बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, आपको एक्स आई और एफ आई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30,000 लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 30,000, ये हो जाएगा हमारे पास 70,000, ये हो जाएगा 74,250, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 2750 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है, अभी 28 को हटा दे रहे हैं, एक्स है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9, ओके 2750 एक्स है ना, 2750 एक्स है। यहाँ पर हो जाएगा 97500, ये हो जाएगा हमारे पास 82500, ठीक है। ये कैलकुलेशन पहले से है भाई, उसी को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सिंपल सा, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, 33,250 ये है, ओके। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो 25-30 मिनट में यही कैलकुलेशन हो जाएगी। 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट तो कहीं गए ही नहीं है कैलकुलेशन करने में। तो अगर हम फिर से आपको बता रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेन फाइंड करना है तो आप एफ आई और एक्स आई मत फाइंड करना। इस तरीके से आप फाइंड करो एफ आई यू आई, जैसे हमने अगले क्वेश्चन को बताया था। समझ में आ रहा है, इसको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि भाई साहब इसमें कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ी, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से आप देखो, देख के समझ जाओगे तो आप खुद से नहीं करोगे, ठीक है। चलो ये हो गया।
अब क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएंगे। तो मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई का समेशन, इसका यानी कि सम, इसका सम कर देते हैं। तो सम करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो एक काम करो, पहले तो 2750x है, इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर मिल जाएगा 7700, ये मिल जाएगा, 000 मिल जाएगा। अब 7700 और प्लस इस पूरे को करो, अब इस पूरे को ऐड करो इसकी जगह पे, अब आप ये वैल्यू को पुट करो और फिर आप जिसे ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 53250। ऐड करने में ही 5 मिनट चले जाएंगे, सच बता रहे हैं। कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन हो ना, आप कुछ भी हो, आराम से चले जाएंगे 5 मिनट। हम तो यहाँ पर करे बैठे हैं, सीख छाप दे रहे हैं और कुछ नहीं, सच बता रहे हैं। हमने किया है भाई पहले से, उसको भी मैंने यहाँ पर देख के छाप दिया है, टू बी ऑनेस्ट। कर नहीं रहे हैं यहाँ बैठ के, ठीक है। अब यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई है, यहाँ पर 200 है, इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 2662.5 बस, ये हो जाएगा आंसर। इस वाले क्वेश्चन में ही हमने ऐसा किया है, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और बाकी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो ये हो गया आंसर। बस आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा रहे हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है, बाकी आप समझदार हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑलराइट बच्चा पार्टी, अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन ई में। ये लास्ट सेक्शन है सैंपल पेपर का, और ये जो लास्ट सेक्शन है ये इजी होता है। देखो इसमें आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन टाइप के मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 36, 37, 38। बट हम यहाँ पर ना सिर्फ 2 के सोल्यूशन देंगे, 36 और 38 का। 37 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप खुद से पूरी कोशिश करो कि आप खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। अगर फिर भी नहीं हो रही है सॉल्व तो आप हमें कमेंट करके बताना, उसका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे इस क्वेश्चन की और अपलोड कर देंगे। बट मैं चाहता हूं कि आप ये खुद से सॉल्व करो, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, आप एक क्वेश्चन तो ट्राई कर सको। यहाँ पर जो क्वेश्चन 36 है इस पे आ जाता है, ये कह रहा है मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार आर अरेंज ऑन अबव द अदर इन अ स्पेसिफिक pattern. On the top layer there are 3 jar, in the next layer there are 6 jar, in the third layer from the top there are 9 jar and so on till the 8th layer। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया जो एक शीला है वो स्टोर गई है, अपने घर के आसपास कोई किसी स्टोर गई होंगी, उन्होंने एक पैटर्न में जार को रखे हुए देखा। जो पैटर्न था ना, उस पैटर्न के जो टॉप लेयर थी उसमें 3 जार थे, सेकेंड वाले में थे 6 जार और टॉप थर्ड लेयर में थी 9 जार। मतलब शुरुआत की जो थर्ड लेयर थी ना वहां पर 9 जार है। ऊपर से देखा जा रहा, ऊपर सबसे 3, फिर उसके नीचे हो गए 6, फिर उसके नीचे हो गए 9, ऐसे ही टोटल 8 लेयर है। तो यहाँ पर कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो सिचुएशन है ना इसको अच्छे से पढ़ो और इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हमें आंसर देने हैं। ये कह रहा है राइट एंड एबी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार इन डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है कि भैया आपको क्या कह रहा है, राइट एंड एपी, आपको एपी बता देनी है, इसकी एपी बनानी है और साथ में उसको आप कॉमन डिफरेंस बताना है। देखो सेकंड क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू अरेंज 34 जार इन अ लेयर। किसी भी एक लेयर में 34 जार को अरेंज करना पॉसिबल है इफ द पैटर्न इज कंटिन्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि है तो भाई आंसर बताओ। इसी का जो थर्ड है ये कह रहा है इफ देयर आर n नंबर ऑफ रो इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार इन द टर्म्स ऑफ n, हेंस फाइंड Sn। मतलब टोटल नंबर ऑफ हमें क्या बताना है, यहाँ पर जार बता देना, ओके। और यहाँ पर देखो इसमें ना आपके पास ऑप्शन है, सेक्शन थर्ड में ए वाला करना है ए वाला करो, बी वाला करना है तो बी वाला करो। इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, हम दोनों करके दिखाएंगे। ये कह रहा है द शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार आर देयर इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। कह रहा है भैया जो शॉपकीपर है ना वो क्या कह रहा है, हर एक लेयर में 3 जार ऐड कर दे रहा, तो ये बता 5th लेयर में कितने जार होंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ओके तो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में। क्वेश्चन है हमारे पास 36, इसका हम लोग आते हैं पहले पार्ट में। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है राइट एंड एपी, एपी लिखो। तो एपी लिखना तो बहुत आसान है। क्वेश्चन ने क्या बताया कि भाई हमारे पास जो टॉप में लेयर है ना उसमें टोटल 3 जार है, तो ये हो गया हमारा पहला टर्म 3।
फिर सेकंड टॉप में है हमारे पास 6, थर्ड में है हमारे पास 9 एंड सो ऑन। क्लियर इतनी बात? ये हो गई हमारी एपी। अब इसी में क्वेश्चन ने कहा है कि आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड करो। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना बहुत आसान होता है। जो हमारे पास यहाँ पर टर्म्स है ना, सेकंड वाला, इसको माइनस कराएंगे फर्स्ट वाले टर्म से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3। हो गया ना हमारे पास 3। 6 माइनस 3 इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड है, वो कह रहा है इट इज पॉसिबल टू अरेंज 34 जार इन आ लेयर इफ द पैटर्न इज कंटिन्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग 34 जार को किसी लेयर में अरेंज कर सके? चलो चेक कर लेते हैं। 34 जार की यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा nth टर्म है ना, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 34। देखो, अगर आपने अभी तक एपी ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप जाओ भाई, एक पूरा वन शॉट वीडियो देख लो, चैनल में ही पढ़ा है एनसीईआरटी का वन शॉट वीडियो, आप देख लोगे ना तो आपको पूरा एपी समझ में आ जाएगा। बेसिक से हमने शुरू किया है और हार्ड लेवल तक गए हैं, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 1 घंटे का वीडियो होगा, उसको जाके देख लो अच्छे से। अगर देख लिया है तो अब इसको देखो। तो यहाँ पर जो एन टर्म है ना, वो कितना है? 34। चलो चेक करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हो गया 34। अब यहाँ पर a क्या होता है? a होता है पहला टर्म जो कि है 3। 3 प्लस n हमें पता है नहीं, हमें यही तो पता करना है कि क्या 34 जार किसी एक लेयर में आ सकते हैं? नहीं, देखते हैं चलो। और d हमारे पास क्या है? 3 है। यहाँ पर हो गया 34। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 3n माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया 34। ये से कैंसिल हो गया, n इक्वल्स टू हो गया 34 बाई, ये हो गया हमारे पास 3। अब इसको ध्यान से देखो, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको पॉइंट में, डेसिमल में आंसर मिलेगा। बट क्या ये बताओ, किसी भी लेयर में क्या आप डेसिमल में जार को बैठा सकते हो? नहीं। अगर हम कहते हैं कि आप एक लेयर में 4.5 जार रख के दिखाओ तो क्या करोगे भाई? 4 जार रख दोगे आप, तो जो 5वां जार होगा उसको आधा करके रखोगे, तभी तो 4.5 होगा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भैया आपको 5वें जार को तोड़ना पड़ेगा, आधा रखोगे तभी तो 4.5 बन पाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे भैया ये पॉसिबल नहीं है। चलो हटाओ इसे। अब इसी के हम लोग तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है इफ देयर आर एन नंबर ऑफ रो इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार इन टर्म्स ऑफ एन। एन के टर्म्स में हमें टोटल नंबर ऑफ जार को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एस एन का। एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास d। ये लो हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर n बाई 2, n देखो n के ही अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, तो n की हमें अभी वैल्यू पता नहीं है तो इसको ऐसे रखो। ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 तो यही रहेगा और d की जगह पे हो जाएगा 3। 3 मतलब d मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया n बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3n माइनस 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा n बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस ये हो गया हमारे पास 3n, ये आ गया। तो हमें Sn यहाँ पर मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें Sn मिल गया, आगे क्या कह रहा है? फाइंड S8। S8 फाइंड करना है, ठीक है, S8 फाइंड करना है। तो n की जगह पे ना हम लोग 8 पुट कर देंगे। 8 बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर हो गया हमारे पास 27 और 27 इंटू 4 कर दोगे 108 आ जाएगा। बस ये हो जाएगा। इसका हमारा सोल्यूशन कितना आसान है, बहुत आसान है। अब इसी के बी पार्ट में आ जाओ। तीसरे का जो ये ए पार्ट था, अब तीसरे के हम लोग बी पार्ट में आएंगे। ये कह रहा है द शॉपकीपर एड 3 जार इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार आर देयर इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। देखो कह रहा है कि ये जो हमारे पास पहली लेयर है ना टॉप की, इसमें भी 3 जार को ऐड कर दे रहा है, इसमें भी 3 जार को ऐड कर दे रहा है और ऐसे ही हर एक लेयर में 3-3 जार ऐड कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि जो 5th हमारे पास लेयर होगी ना उसमें टोटल कितने जार होंगे? नंबर ऑफ जार इन 5th लेयर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अच्छा बताओ, ये कर नहीं पाओगे भाई? बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे और हमें आंसर मिलेगा। देखो कैसे,
बहुत आसान है। देखो अगर आप एन का नहीं करना चाहते हो तो सिंपल इसमें भी कर सकते हो। कैसे? ये 3 है, इसमें 9 मतलब 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, यहाँ पर चौथी यानी कि 12, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 3 18, 18 आंसर हमारा आने वाला है, देख लेना अभी। अब फॉर्मूले से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसी का बी पार्ट, ये हो जाएगा हमारे पास, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 एन टू डी। यहाँ पर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? अब बताओ ए क्या होगा? अब ध्यान देना, ए क्या हमारा यहाँ पर 3 रहेगा? नहीं, अगर 3 रख के सॉल्व किया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारा जो हर एक लेयर है ना उसमें 3 जार ऐड हो रहे हैं। तो जनाब ये 3 पहले से था, इसमें 3 और ऐड हो गया तो टोटल कितने जार हो गए हमारे पास? 6। तो हमारा जो ए हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर एन है, एन नंबर ऑफ जार हमें कितने मतलब 5th लेयर चाहिए ना, तो यहाँ पर हो गया 5 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस हमारा 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, 4 3 जा हो जाएगा 12, यहाँ पर आ गया 18। हमें यही बताना था और यहाँ पर हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आ गया होगा। कितना टफ लग रहा था बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। कमेंट करके बताओ क्या ये कहीं से आपको टफ लग रहा है? नहीं है ना, इजी से आसान है ना। चलो कमेंट करो जल्दी से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 में। 37 क्वेश्चन आप खुद से करो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इन दोनों से भी आसान ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको खुद से करना है और हमें कमेंट करके बता देना है कि हाँ आपको समझ में आ गया है, आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, ये भी आप हमें बताओगे कमेंट करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन 38, मेटेलिक साइलो आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग अ ग्रेन्स। फार्मर ग्रेदर हैड डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक साइलो to store his harvested grains. It has the shape of the cylinder mounted by a cone. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई जो फार्मर है ना गिरिधर, वो क्या कह रहा है? साइलो में अपने ग्रेन्स मतलब जो भी अनाज उसने अपने खेत से उगाए हैं उसको रख रहा है। साइलो क्या होता है? साइलो एक तरीके से कंटेनर होता है जिसमें अनाज को रखा जाता है। बहुत बड़ा कंटेनर होता है, जैसे कि कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप, ऊपर से कुछ कोनिकल शेप, ऐसा कुछ होता है साइलो, ठीक है। ऐसा ही बना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें ही वो लोग क्या करते जाते हैं? भरते जाते हैं, अपना गेंस भरते जाते हैं, जब जरूरत होती है तो निकालते भी जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मेटेलिक साइलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड गेन, इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। जैसे कि अभी हमने बताया कि भाई सिलेंडर होता है नीचे और उसके ऊपर क्या लगा होता है? कोन लगा हुआ होता है। गॉट इट? आगे आ जाओ। डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ अ साइलो इज एज फॉलोज। भैया जो साइलो है ना उसकी डायमेंशन दे दी गई है। देखो जो कोनिकल पार्ट है उसकी अभी दी गई है, देखना ध्यान समझो। ये हमारा साइलो है, इस साइलो का ये कोनिकल पार्ट है ना, कोन वाला, इसकी डायमेंशन दी गई। कहा जा रहा है कि जो रेडियस है, ये पार्ट रेडियस जो है वो 1.5 है, हाइट है 2 है, डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी जो डायमेंशन है वो है हमारे पास रेडियस में 1.5, सेम ही रेडियस रहेगी, और हाइट है 7 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। क्वेश्चन ने क्या है कि ये जो हमारे पास स्लेंट हाइट मतलब कि जो तिरछी होती है ना हाइट, वो फाइंड करके बताना है। ये कोनिकल है, इसकी हमें स्लेंट हाइट फाइंड करना है। बहुत आसान है, फॉर्मूले सब लोग कर लेंगे। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटेलिक शीट, ये भी कर देंगे। फाइंड द टोटल कैपेसिटी, ओके ऑल राइट, बहुत आसान है। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। ओके तो आ जाओ अब इसके सोल्यूशन में। क्वेश्चन है 37 38। इसमें हमें पता है कि भैया यहाँ पर होता है कोन, सॉरी ये होता है सिलेंडर, और इसके ऊपर होता है शेप कोन वाला। अब सबसे पहले क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? स्लेंट हाइट पूछा हुआ, तो निकाल लेते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इक्वल्स टू रूट में आर स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास एच स्क्वायर। आर हमारे पास क्या होता है? रेडियस, जो कि हो गया 1.5, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस एच हो गया 2, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 1.5 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2.25, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास रूट में, जो कि आ जाएगा 6.25 इक्वल्स टू हो जाएगा 2.5, ये हो गया हमारे पास मीटर। ये हो गई स्लेंट हाइट, ठीक है। अब जो सेकंड है इसी का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि भैया आपको सी एस ए ऑफ क्या निकालना है? कौन? सी एस ए ऑफ हो गया हमारे पास कौन? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन
फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई यानी कि हो गया 22/7, आर यानी कि हो गया रेडियस, और एल हो जाता है हमारे पास 2.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11.78 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने पूछा भैया कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट पूछी हुई है। चलो, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे कि भाई साहब जो सिलेंडर में हमारी एरिया है वो कितनी है, तभी तो उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कॉस्ट सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होगा 2πr/h। 2 यानी कि 2, पाई यानी कि 22/7, आर मतलब हो गया रेडियस, और एच रेडियस, और एच हो गया हमारे पास हाइट, जो कि है हमारे पास 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 66 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की जो कॉस्ट है वो 2000 रुपीज है। ठीक है, तो हमें कितनी एरिया पता है, 66, इसकी कॉस्ट निकालना है। तो 66 इंटू हो जाएगा 2000, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1,32,000 यहाँ पर हो गए रुपीस। इतने रुपए लगने वाले हैं पूरे सेट में, बस यही फाइंड कर रहा था, हमने फाइंड कर लिया है। अब आ जाओ, अब जो इसी का बी पार्ट है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आप ना वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम तो निकालो यहाँ पर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हम सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई होता है 22/7, आर यानी कि हो जाता है रेडियस, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1.5, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, इनटू हो जाएगा एच। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 49.5 मीटर क्यूब। बस सिंपल है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/3, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई यानी कि पाई हो जाएगा 22/7, आर यानी कि रेडियस, जो कि हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर, इनटू एच यानी कि हो गया हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 4.71 मीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए था, तो यहाँ लिख देंगे टोटल वॉल्यूम, या फिर बोलो टोटल कैपेसिटी। इन दोनों को ऐड कर दो, 49.5 प्लस 4.71 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 54.21 मीटर क्यूब। बस अब हमें यही सॉल्व करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आ गया है, और इसके साथ ही साथ हमारा पूरा सैंपल पेपर यही खत्म हो गया। अगर आपको कोई नेक्स्ट सैंपल पेपर चाहिए 2023 का, तो कमेंट करके बताओ। अगर सभी लोगों ने कमेंट किया कि हमें नेक्स्ट सैंपल पेपर चाहिए, तो हम उसको भी अपलोड कर देंगे। अगर आपको पूरा सैंपल पेपर एक वीडियो में चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बताओ, या फिर पार्ट पार्ट में चाहिए तो भी कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।